Hello students, today we are going to start a new chapter controlling from NCERT. That is one of the most important chapter in your 12th class and one of the simplest chapter. So let's start. First of all, controlling का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि मैनेजर की एक तरीके से हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको यही नहीं बताता कि भाई कहाँ पे डेविएशंस आई हैं, बल्कि उन डेविएशंस को कैसे हमें कंट्रोल करना है, वो हमें पता चलता है कंट्रोलिंग से। तो कंट्रोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजर्स के लिए भी। हम जितनी भी प्लानिंग करते हैं ना बेटा, क्या वो सब कुछ हमारा जो हमने गोल रखा था, क्या वो अचीव हुआ है, नहीं हुआ, ये सब कुछ इफेक्टिव कंट्रोल के थ्रू ही पता चलता है। और कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि बस हमने ये चेक कर लिया कि क्या डेविएशंस आई हैं, ये वहां तक ही नहीं है बेटा, उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। तो करेक्टिव एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization which are performed as per the plans। हमेशा ये क्या इंश्योर करता है कि क्या मेरे रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, हमने अपने प्री डिटरमिन गोल्स को अचीव करा है कि नहीं करा। और जब भी हम अपने प्री डिटरमिन गोल्स की बात करते हैं तो उस एक्टिविटी को, उस फंक्शन को हम गोल ओरिएंटेड फंक्शन कहते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है मैनेजर का, वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव आप सबको पता है, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ऑल लेवल्स। प्राइमरी फंक्शन जब भी किसी के साथ आता है तो मींस हर मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी बड़ी सभी फर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रोग्रेसिव पढ़ रहे हैं तो मींस हर लेवल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हर फंक्शन जो है ना बच्चे, वो प्राइमरी भी है और हर फंक्शन अपने आप में प्रोग्रेसिव भी है। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन। लास्ट फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगेन ये मैनेजमेंट साइकिल को बैक करता है और ये जो प्लानिंग और हमारी कंट्रोलिंग है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन आपको एक्चुअल को बताता है कि आपने एक्चुअली क्या परफॉर्म किया है, स्टैंडर्ड्स आपके क्या थे, कितना डेविएशन आया है, और डेविएशंस के ऊपर करेक्टिव एक्शन हम क्या ले रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये हमारे को बताता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हमने आइडेंटिफाई करी हैं, ठीक है, और किस तरीके से अब हम उनको खत्म करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी हो। तो इंपॉर्टेंस क्या है बेटा कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस आती है कि कंट्रोलिंग जो है ना, वो हम अलग नहीं कर सकते मैनेजमेंट से। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है, वो ही हेल्प करता है हमारी गोल्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। आपको ये पता चलता है कि कैसे आपने करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्या आपके स्टैंडर्ड प्रॉपर हैं? कई बार बेटा ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कई लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड्स ही हाई रख दिए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर बंदे का लेवल उतना नहीं होता। तो आपको बहुत केयरफुली अपना स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है, ताकि हम उसको अचीव कर सकें। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना बेटा, वो प्रैक्टिकल और फिजिबल होने चाहिए अचीवमेंट के लिए। थर्ड इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने प्रॉपर कंट्रोलिंग करी तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। अब देखो, अगर आपको पता है कि कोई बंदा आपको कंटिन्यूअसली सुपरवाइज कर रहा है, तो आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, आप काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर काम हो पाता है। अब एम्प्लॉयज जो होते हैं बेटा, उनकी मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? अब इधर से तो हम कह रहे हैं कि हम कंट्रोल रख रहे हैं, लेकिन यहाँ कैसे बढ़ता है बेटा मोटिवेशन? क्योंकि हम ये उनको पहले ही बता देते हैं कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब जब आपको क्लैरिटी है कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ टाइम टू टाइम कि आप इसको इस तरीके से काम को करिए ताकि बेटर परफॉर्म कर सकें। इससे क्या होगा बच्चे कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाता है, जिसमें क्या होगा कि डिसऑनेस्ट अगर कोई पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, तो वो पकड़ा जाएगा टाइमली और हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। लास्ट में क्या है कि कोऑर्डिनेशन तो है ही ये कंट्रोलिंग के साथ, क्योंकि आपको गोल को अचीव करना है। तो हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय जो होता है, वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा, एक दूसरे से बना के रखेंगे। इसकी वजह से आप ओवरऑल अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अब बात आती है बेटा हमारे पास इसके अंदर कि हमारी लिमिटेशंस क्या-क्या होती हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस के अंदर हम क्या देखेंगे? अब लिमिटेशंस हैं हमारे पास कंट्रोलिंग की, तो डिफिकल्टी होती है बच्चे। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव सेटिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितनी इफेक्टिव वो है, कितनी नहीं, ये बात देखनी होती है। अब ये जो बॉक्सेस होते हैं ना बेटा, ये केस स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, कई बार तो एज इट इज आ जाती हैं। तो आप एग्जाम्पल्स इनके एक बार ही देख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस आपने देखी, आपने कंपेयर भी कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारी आती है तो एम्प्लॉयज का मॉरल, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड हर एम्प्लॉय को देख के नहीं बनाया गया।
लिटिल कंट्रोल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, गवर्नमेंट पॉलिसी ही चेंज हो गई तो आपकी जो प्लानिंग में आपने टारगेट सेट करे थे भाई वो पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना, इसीलिए लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉइज रेसिस्ट कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं हम उनको चाहते हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू हम उनको मना सकें, लेकिन कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉइज को लगता है कि भाई हमारे ऊपर तो ना सीसीटीवी कैमरा रख दिए गए हैं। अब सीसीटीवी रख दिए हैं, सीसीटीवी की फुल फॉर्म पता है ना, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि भाई हमने ये रख तो दिए, अब एम्प्लॉय को लगता है सारा दिन ही मेरे को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अब आपके क्लासरूम्स में भी जैसे होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है भाई मैम देख तो नहीं रही है, कहीं प्रिंसिपल मैम हमें तो नहीं देख रही है, तो कहीं ना कहीं डर होता है। कॉस्टली अफेयर भी होता है इसलिए ये, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करा। आप अब ये भी देख रहे हैं कि क्या मैं ये इतना एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम को मैं अपने यहाँ पे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मैं लगा भी पाऊंगी, तो जस्टिफाई हो रहा है क्या, मेरे को इतनी कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि इतना मेरे को उससे बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज आती है बेटा। अब सबसे पहले क्या था कि इसने एक एग्जाम्पल भी दिया कि ना कंपनी में उन्होंने फेडेक्स बॉक्स लगाया है, ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम का। उससे क्या हुआ कि रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होने लग गए, तो प्रॉफिट्स भी हमारे बढ़ गए। तो कंट्रोलिंग का ये फायदा होता है बेटा कि अगर हम प्रॉपर कंट्रोल करें और टाइमली एक्शन ले लेंगे ना, तो हमारे रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं प्रॉपर्ली, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रिलेशनशिप किस तरीके का है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का। एक तरीके से बेटा ये लाइन आ सकती है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द सेम मैनेजमेंट। कंट्रोल जब हम करते हैं तो हम यही देखते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड क्या है हमारा, हमने क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हैं। तो स्टैंडर्ड कहाँ से फिक्स होते हैं, गोल्स हमारे डिटरमिन हो जाते हैं बच्चे प्लान के अंदर। एक बार आपने प्लान को ऑपरेशनल कर लिया तो कंटिन्यूअसली अपने को चीजों को मॉनिटर करना पड़ता है, डेविएशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, ये इंश्योर करना पड़ता है कि सब काम ठीक से हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर कोई एक्शन रिक्वायर्ड है किसी भी टेक्निक के थ्रू जो हम फर्दर अभी पढ़ेंगे, तो उससे हमें उसको करेक्ट करना होता है। अब देखो बेटा, आपने मेरे को स्टैंडर्ड्स ही नहीं प्रॉपर्ली बताए, ठीक है, मेरे को यही नहीं बताया कि व्हाट वी वांट टू अचीव, अब मैं किस डायरेक्शन के अंदर काम करती रहूंगी, तो यहाँ पे सब कुछ हिल जाता है। तो कंट्रोलिंग बिल्कुल ब्लाइंड होती है विदाउट प्लानिंग। अगर स्टैंडर्ड्स आपके एडवांस में सेटल नहीं हुए, प्रॉपर नहीं हुए, तो प्लान ही नहीं है तो कुछ कंट्रोल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कि कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट अपॉन प्लानिंग। प्लानिंग इज क्लियरली अ रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट है, कंट्रोलिंग के लिए असेंशियल है। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग करी है तो बेटा कुछ तो सोच के करी है ना, आपने प्रीडिटरमिन अपने गोल सेटल कर दिए, कंसिस्टेंट आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो प्लानिंग बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर थिंकिंग भी आती है, एनालिसिस पार्ट भी आ जाता है। कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड डिसीजंस को ट्रांसलेट करती है प्रॉपर्ली और उसको काम को एग्जीक्यूट करवाती है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम पॉइंट से कि प्लानिंग इज दस प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम वहां पर प्लानिंग पी से लर्न रख लीजिए प्रिस्क्रिप्टिव है, हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कंट्रोलिंग के अंदर हम उसको चीजों को इवेल्युएट कर रहे हैं और फिर उनके ऊपर हम करेक्ट एक्शंस ले रहे हैं। कंट्रोलिंग जो है, प्लानिंग वो तो लुकिंग अहेड है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। जबकि ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में बहुत बार क्वेश्चन आएगा। तो क्या ये बात जो है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ऑलवेज करेक्ट दैट प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड? नो, इट इज पार्शियली करेक्ट। प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं बच्चे, जिसके अंदर हमने फोरकास्टिंग करी, फ्यूचर कंडीशंस को हमने देखा। प्लानिंग के अंदर हमेशा आप आगे देखेंगे, तो फॉरवर्ड लुकिंग तो इसलिए क्लियरली बता ही देते हो। कंट्रोलिंग जो है हमारे पास वो पोस्टमार्टम होता है पास्ट एक्टिविटी का, क्योंकि हमने फाइंड आउट करी है डेविएशन। अब इसका मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन तो हमारा है, क्योंकि हम प्लानिंग के थ्रू गाइड होते हैं कि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, नेक्स्ट टाइम पे वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मैं, देखो मेरे को पता है कि ये बच्चा गलती कर रहा है, मैं उसको तब भी करेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो क्या फायदा होगा। तो मेरे को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों को लेके चलना है, दोनों बैकवर्ड लुकिंग पे चलती है और फॉरवर्ड लुकिंग पे भी। क्योंकि हम पहले देखो, मैंने प्लानिंग करी, ठीक है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, आपस में तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। आपने देखो फैक्ट्स देखे, आपने फैक्ट्स देखे तो ही तो आप उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे, तभी तो वो इजी लगेगी आपको। कंट्रोलिंग जो है वो फ्यूचर के लिए इंप्रूव करती है प्लानिंग को, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फर्दर सोचते हो भी नेक्स्ट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो क्या आपकी बार हमको क्या करना चाहिए। तो कंट्रोलिंग के थ्रू आप ये सब चीजें चेक करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बेटा इसका प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहता है कंट्रोलिंग का, सबसे पहले वही स्टैंडर्ड फिक्स करे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने इसके अंदर चेक करना होता है, कंपेयर करके दिखाएंगे, फिर एनालाइज करेंगे डेविएशन क्या है, एंड लास्टली करेक्टिव एक्शन लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में तो आपके पास कई बार 3 स्टेप की केस स्टडी गिवन दे रखी होती है, लास्ट के 2 स्टेप्स आपसे पूछ लेते हैं
या कोई भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तो हमने जब बच्चे परफॉर्मेंस को सेट करा, जब मैंने परफॉर्मेंस को सेट करा, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया, तो मैंने आपको आपका गोल बता दिया, बेंचमार्क आपके लिए मैंने सेट कर दिया कि क्या हम चाहते हैं। स्टैंडर्ड्स आपके क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे को लगता है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड्स दोनों वे के अंदर जा सकते हैं हमारे। अब कैसे? कहता है स्टैंडर्ड्स आपने कॉस्ट की टर्म में करा तो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम कॉस्ट को देख रहे हैं, रेवेन्यू को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये बात आती है। सभी क्वांटिटेटिव होंगे जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ। बट कई बार क्वालिटेटिव टर्म्स होती हैं बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को कई बार नहीं पता होता। हम जैसे गुडविल को इंप्रूव कर रहे हैं, मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉइज का जो है ना, ये एग्जाम्पल है हमारा क्वालिटेटिव का, क्योंकि किसको हमारी बात से कितना इफेक्ट हो रहा है, ये क्वालिटेटिव नेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से रखा बच्चे। तो हमने जो भी एफर्ट्स डाले इसलिए ताकि हमारी मेजरमेंट इजीली हो सके। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर की सेटिस्फेक्शन थी बच्चे फूड चेन के अंदर, या आपने कोई सेल्फ सर्विस से रिगार्डिंग कुछ था, तो कस्टमर को कहता है कि स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन बाय द कस्टमर टू वेट फॉर अ टेबल। आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप भी देखते हैं कि भाई यहाँ पे सर्विस टाइम कितना लग रहा है। सर्विस टाइम कम लगेगा, क्वालिटी अच्छी रहेंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम जरूर विजिट करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना बच्चे, वो प्रॉपर होने चाहिए। और चाह कर, ये देखो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने भी चाहिए, क्योंकि हम उनको मॉडिफाई करें। मैं मॉडिफाई क्यों करूंगी उनको? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहती हूँ बच्चे, तो मैं फिर ये अडॉप्ट करूंगी, तो रियलिस्टिक बनाऊंगी अपने स्टैंडर्ड्स को। फिर बात आती है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है कि वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक्चुअली आपने क्या अचीव करा है, आपका ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर के अंदर आपने काम को करा है कि नहीं करा। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स चेक करी जाएंगी। ठीक है, तो इट इज जनरली बिलीव कि मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। अब मेजरमेंट आप कर रहे हैं बच्चे, तो पहले स्टैंडर्ड था, मैंने एक्चुअल को देखा। अगर मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी जो मेजरमेंट मैंने करा यहाँ पर, एक्चुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरी जो बन गई है या सुपीरियर ने जो बना दी है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि भाई हम अपनी जीपीआर देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं कोई भी रेशियो एनालिसिस कर सकती हूँ, किसी भी बेसिस के ऊपर मैं अपना चेक कर सकती हूँ कि हमारी पोजीशन किस तरीके की है। तो जो भी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, क्या हमारे मार्केट जो है वो एफिशिएंट है, क्या जो हमने सोचा था वैसा ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रही है, क्या हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो हम ये देखेंगे बच्चे। अब अगर मुझे लगता है ऐसा है, मैंने एक्चुअल को देखा कि भाई क्या है, मैंने सैंपल चेकिंग के थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, अब मैं कंपेयर करूंगी। कंपैरिजन क्या कर रही हूँ कि भाई जैसा कंपनी ने सोचा था, ऑर्गेनाइजेशन ने, कैसा वही काम हुआ है या कुछ डिफरेंस है। अगर एनालाइज कर लिया कि हाँ भाई डेविएशन तो आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस की बात हुई तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिमिट के अंदर है, तो हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। हम कहते हैं भाई ये तो इनसिग्निफिकेंट एरियाज है, इस पे स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट एरियाज जो है ना, वो हमारे मेजर स्ट्रेस के प्रोग्राम्स रहते हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे हमारे को दिखा रखा है जैसे क्वांटिटी, सेल्स वॉल्यूम ये आता है उसके अंदर। ठीक है, क्वालिटी है तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो आप इस टेबल को रीड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट कर रखी हैं अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंगली। तो स्टैंडर्ड्स को हमारा प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अब आती है बात बच्चे टेक्निक की, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस। क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, नाइदर ये तो इकोनॉमिकल है नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चे, तो वहां तो जरूरी नहीं है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा के आर्स के ऊपर, मींस की रिजल्ट एरियाज हमारे जो है ना, हम उनके ऊपर स्ट्रेस करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट एरियाज कौन से हैं? कंपनी में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, उसका बेसिक कंसर्न यहाँ होता है। अब देखिए कि अगर 5% की लेबर कॉस्ट बढ़ भी गई ना बच्चे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपकी 15% की इंक्रीज हुई थी पोस्टल, वो 15% भी कंपैरेटिवली कम है, तो हमारे लिए ये 5% ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार रीड करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है बच्चे कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब यहाँ क्या है कि भाई रोज रोज का डेली रूटीन का काम ये लोग नहीं करेंगे, हम इनको मेजर काम दे देते हैं जहां जो हमारी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर स्ट्रेस कर लेती है। और बाकी जो डे टू डे के काम होते हैं माइनर, वो हमारे जो है जूनियर लेवल के लोग कर लेंगे। तो ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बच्चे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है 1 मार्कर के लिए। ठीक है, डेविएशंस को आपको चेक कर लेना होता है।
अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया। अब जब सब कुछ हमने देख लिया, डेविएशन देखा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आप उस पर कुछ एक्शन तो लो, करेक्टिव एक्शन तो लो। पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, अगर वो आपका रेंज के बाहर ही डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है, तो फिर क्या था, उसको रिमूव करिए। तो करेक्टिव एक्शन जो था ना बच्चे, वो मस्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो सीधा उसको निकाल नहीं देना, उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो हमने क्या करना है कि हमने उसको करेक्टिव एक्शन को देखना है जिसके अंदर एडिशनल वर्कर, एडिशनल इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी किया गया हो। ठीक, तो ये हमारा बेटा पूरा स्टेप था इसका। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिल्कुल सिंपल चैप्टर है बच्चे ये। तो की समरी भी आपके पास गिवन होती है लास्ट में, आप वो भी देख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो अप। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा तो पीडीएफ तो आपकी खैर आपके पास भी होती है, मैं भी शेयर कर दूंगी, और कोई भी डाउट है आप अपना मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके बेटा, बाय।